नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आया हूं एक और बहुत ही एक अपडेटेड न्यूज आप सभी के लिए। आप सभी अपने क्लाइंट्स को इसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके जरूर बताएं, खासकर वो जो मुंबई के रहने वाले हैं। एक और नया बैंक आरबीआई ने बंद कर दिया है और ये बैंक है एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बैंकों की शाखा में एक छोटा बैंक माना जाता है, जो खास करके रूरल बेल्ट में लोगों को सेवाएं देता है बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर डीएनए के वीडियोस हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वीडियोस हम आपको एवरी सिंगल डे देने की कोशिश करेंगे जून 1 तारीख से, जहां पर एक वीडियो आपको बैंकिंग का मिलेगा, एक वीडियो फाइनेंस का, एक वीडियो स्टॉक मार्केट का, एक और इंश्योरेंस अपडेट का। तो उससे क्या होगा, आपकी जानकारी भरपूर रहेगी, आप सारी चीजों से अपडेट रहेंगे। और शाम को हम प्लीज सिट डाउन की क्लासेस चला रहे हैं, जिस पर हम मंडे को सक्सेस स्टोरी, ट्यूसडे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वेंसडे को प्रोस्पेक्टिंग, थर्सडे को प्रोडक्ट मास्टरी, फ्राइडे को प्रोडक्ट कंपैरिजन, सैटरडे को प्रेजेंटेशन और संडे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे कई टॉपिक्स पर आपको हम हेल्प करने वाले हैं। एट द सेम टाइम जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूं उस बैंक का नाम है मुंबई का सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक को आरबीआई ने पूरे तरीके से, इस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है और इस बैंक को पूरे तरीके से प्रभाव से मुक्त करके इसकी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी हैं। कारण बताया गया कि बैंक के पास पर्याप्त जो लिक्विडिटी पैसा है वो पैसा नहीं बचा, पूंजी नहीं बची, जिसकी वजह से इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और इस बैंक को बंद करने का निर्णय लिया गया। बैंक भविष्य में सुरक्षित तरीके से कारोबार चलाने की स्थिति में नहीं था। इसके लिए आरबीआई के अनुसार से कई सारे नियमों का पालन भी बैंक करने में विफल रहा, जिसकी वजह से आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए इसको बंद करने का आदेश दे दिया। यह बैंक, इसका एक्चुअल ब्रांच का फोटो मैं आपके सामने रख रहा हूं, द सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मुंबई। अगर आप मुंबई से हैं या किसी भी क्षेत्र के रहने वाले एडवाइजर हैं, खास करके आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो आपके लोगों के अकाउंट्स रहते हैं, खासकर जो रूरल बेल्ट वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आखिर बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब होता क्या है? यानी कि अगर बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है तो बैंक अपना नेक्स्ट बिजनेस कारोबार कोई भी नहीं कर सकता, बैंक नया पैसा जमा नहीं करा सकता, कोई विड्रॉल नहीं दे सकता, कोई नए अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकता। जो भी बैंक का लेन देन प्रोसेस है वो वहीं पर ठप हो जाता है। लोन और बैंकिंग सेवाएं पूरे तरीके से बंद हो जाती है, भले ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो, और बैंक को बंद करने की प्रक्रिया तुरंत चालू हो जाती है। और इसी को हमने बोला बैंक को बंद कर दिया। तो ये जो सर्वोदय बैंक है माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइम पे आरबीआई के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, इस टाइम पर बहुत सारे बैंक बंद होते हैं, बहुत सारे एनबीएफसीज बंद होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरबीआई भी गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहा है कहीं ना कहीं। मेरी इस बात पे कितनी सच्चाई है आई एम नॉट श्योर, आप लोगों को क्या लगता है वो बताना। क्योंकि अचानक से आरबीआई ने, जब देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं और जहां पर कहीं पर निकाय के चुनाव चल रहे, कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव चल रहे, वहां पर खास करके आरबीआई, ईडी और ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, ये बहुत ही जोरों शोरों से काम पे लग जाती हैं। क्या कस्टमर्स का पैसा डूब जाएगा? तो कहेंगे पूरी तरीके से नहीं डूबेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो डीआईसीजीसी के नियमों के हिसाब से बात करें तो मात्र 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी आपके क्लाइंट्स को यहां पर मिलती है। उसके बाद जो भी अमाउंट उनका बचा होता है कंप्लीटली बैंकिंग के लिक्विडेशन कैपेसिटी के आधार पर निर्भर करता है। यानी कि बचत खाता, एफडी और जो भी बैंकों के चालू खाते मिला करके हैं, वो टोटल मिला के 5 लाख रुपए की धनराशि यहां पर डीआईसीजीसी के अंतर्गत में यहां पर सुरक्षित मानी जाती है, उसका इंश्योरेंस रहता है। और आरबीआई के अनुसार लगभग 98% लोगों के पास ये पैसा, उनका जो भी यहां पर है, वो वापस दिया जाएगा, लेकिन 2% लोगों का पैसा यहां पर फंसेगा, यहां की डूब भी सकता है, राइट। जिनका 5 लाख रुपए से पैसा ज्यादा था उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 5 लाख रुपए तक का तो अमाउंट उनको सेफ मिल जाएगा, बट बाकी रकम बैंक की कंप्लीटली जो लिक्विडेशन प्रक्रिया है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उनको कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। और अगर बैंक की प्रॉपर्टीज को बेचा जाता है, उसको नीलामी किया जाता है, उसके बेचने से जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम यहां पर लग सकता है। एट द सेम टाइम हम अगर आरबीआई के परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने बहुत सारे एनबीएफसीज, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं, सिर्फ एक सिंपल रीजन देने की वजह से कि इनके पास पैसा नहीं बचा है। और कहीं बात सच भी हो सकती है, क्योंकि देश में जो आर्थिक स्थिति इस टाइम पर वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आरबीआई बार बार छोटे छोटे बैंकों पर कार्रवाई क्यों कर रहा है? तो आरबीआई अब क्या है ना, गवर्नेंस और डिपॉजिटरी सेफ्टी पर ज्यादा बिलीव कर रहा है। उसको कहना है कि भाई जितने भी कमजोर बैंक हैं
वो लगातार उनके ऊपर निगरानी बढ़ाई जाएगी। खराब मैनेजमेंट या फ्रॉड या फिर जितने भी इस तरीके की शेल कंपनीज में पैसा हेरफेर लेन देन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उन सारी चीजों को रोकथाम करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे बैंकों को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंकों को या फिर एनबीएफसीज को हम बंद करें। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कायम रखना है। ये आरबीआई की इस पे दलील है। इस पे आप क्या सोचते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने कमेंट करके जरूर बताएं। इंश्योरेंस एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए इस वीडियो का क्या मकसद हो सकता है माय डियर फ्रेंड? तो सबसे पहले समझिए, क्लाइंट को सिर्फ आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट मत बोलिए, क्लाइंट को सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात मत करिए, उनको रिटर्न देखकर बैंक चुनने की सलाह मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस बैंक में उसको ज्यादा एफडी में रिटर्न मिल रहा है वो बैंक ही कल को बंद हो जाए। आजकल आप देखते हैं जितने छोटे छोटे बैंक हैं उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स वो लोग दे रहे हैं एफडी में। उनका मकसद बस एक ही है कि किसी तरीके से पैसा जो है वो ज्यादा खींचा जाए मार्केट से और कस्टमर को लालच दिया जाए कि ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे मिलेगा। अपने कस्टमर को इस चीज से आपको बचाना है, क्योंकि बैंक सेफ्टी और रेगुलेशन का भी होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां पर देने की बात बोल रहे हैं। इमरजेंसी फंड को अलग अलग बड़े अकाउंट्स में रखने के लिए बोले आप, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी फंड भी लोगों ने 8-10-20 लाख रुपए का सीधा सीधा वो कोऑपरेटिव बैंक्स में रख दिया या फिर उन्होंने एनबीएफसीज बैंक में रख दिया। उस अमाउंट को भी डाइवर्सिफाइड करके बैंकों में अलग अलग रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को कोऑपरेटिव बैंक का रिस्क जरूर बताएं, क्योंकि इन लोगों के साथ अगर घपला हो गया, इन लोगों का पैसा अगर फंस गया माय डियर फ्रेंड्स, तो इनके बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी। ये बात आप सभी को एज ए एडवाइजर आपको समझनी है। अब आपको करना क्या है, आपको बैंक में बहुत बड़ी रकम रखने को बचना है, ऐसा क्लाइंट को बताना है। 5 लाख रुपए की लिमिट जो डीआईसीजीसी की लिमिट है उसके बारे में आप एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जरूर बनाएं। और रिटायरमेंट कॉर्पस को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करवाएं। अगर इमरजेंसी फंड है, बैंक एफडी है, इंश्योरेंस है, मार्केट प्रोडक्ट से कुछ भी है, उनका एक अच्छा बैलेंस बनाना आप क्लाइंट को हेल्प करें। मैं जानता हूं कि आप लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे या फिर कोई लोग एक्सपर्ट होंगे भी, बट अगर नहीं भी तो बहुत ही सिंपल गणित है। जो भी पैसा उनका लगा हुआ है वो आप कम से कम 6 जगहों में अलग अलग तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कम से कम 4 नहीं तो कम से कम 6 नहीं तो 4 जगह कम से कम आप पैसा अलग अलग जगह रखवाइए, सो दैट अगर एक जगह प्रॉब्लम होती भी है तो दूसरी जगह उनका पूरा, दूसरी तीसरी चौथी जगह पैसा उनका पूरा का पूरा यहां पर सेफ रहेगा। अब क्या बड़े प्राइवेट और जो पीएसयू बैंक हैं क्या वो भी बंद हो सकते हैं? देखो लॉजिकली देखें तो कोई भी बैंक जो है वो रिस्क फ्री नहीं होता है। हर किसी बैंक, अभी आपने यस बैंक का नाम सुना होगा, कई बार आपने बड़े बड़े बैंकों का नाम सुना होगा जहां पर विलय हो जाता है, मर्जर करना पड़ जाता है, एलआईसी से पैसा उठाना पड़ता है उसको बचाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी बैंक 100% सेफ नहीं होता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके लिक्विडिटी पावर के हिसाब से और इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कि उसको क्या मौके मिल रहे हैं, उसके साथ क्या एग्जैक्टली चल रहा है। लेकिन जो जितने भी बड़े बैंक है जिनके पास में आरबीआई का प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस है, उनके रेगुलेशंस और कैपिटल जो मॉनिटरिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे होती है, तो उस पे एज कंपेयर टू एनबीएफसीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स काफी हद तक उनको सेफ माना जाता है। जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो गवर्नेंस रिस्क है अक्सर ये ज्यादा क्या होता है ये देखा जाता है, मतलब हर बार इनके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हालांकि ये भी आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इनके ऊपर जो है ना आरबीआई का वो वाला शिकंजा नहीं होता जो एचडीएफसी या एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक टाइप के बैंकों के साथ होता है। इसलिए छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स या एनबीएफसीज में सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को रखा जाए जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो उन्होंने ऑलरेडी बड़े बैंकों में पार्क कर दिया है। अब जो छोटा पैसा है 1-2-3-4 महीने वाला टाइप का, उस पैसे को कोऑपरेटिव बैंक से एनबीएफसीज में यहां पर डालने की बात आप बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक और बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने यहां पर रद्द कर दिया है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या रीजन हो सकते हैं? क्या जो रीजन आरबीआई यहां पर दे रहा है वो लॉजिकल लगते हैं आपको, या फिर गवर्नमेंट का इस पर कोई रोल आपको दिखता है? जो भी आपके कमेंट है आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, हमारा एवरी सैटरडे को, हमारा इस कमिंग सैटरडे को हम लाइव वेबिनार कर रहे हैं जिस पर हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे आपको। न सिर्फ सिखाएंगे बल्कि मैं अपनी इस फोन की स्क्रीन को इस डिजिटल बोर्ड पे आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आप एक साल में अगर अपना डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। आज के डेट में आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप जाकर के फिजिकली लोगों को बताते तो हैं लेकिन लोग सुन नहीं रहे, लोग ऑनलाइन जाकर के कंपेयर कर रहे हैं, जो जिससे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके साथ वो बीमा पॉलिसी खरीद जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके बताइए। और आप गारंटी से मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात से आप सेटिस्फाई आप सहमत होंगे कि आज इंश्योरेंस बेचना पहले के मुकाबले मुश्किल होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप ऑनलाइन नहीं हैं। अगर आप एक साल में अपना डिजिटल एडवाइजरी का सीक्रेट मॉडल जानना चाहते हैं
क्या आप प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल सेटअप करना चाहते हैं, फेसबुक सेटअप करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम सेट करना चाहते हैं, लोगो, बायो, बैनर, ब्रांडिंग सब करना चाहते हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट ऑनलाइन एडवाइजर के तौर पे पाना चाहते हैं, वायरल रील कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, थंबनेल कैप्शन कैसे लिखते हैं, मोबाइल से, इस छोटे से मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं, 3 वीडियो एडिटिंग टूल्स पे मैं वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा, वीडियो शूट करना लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा, कोई थ्योरेटिकल नहीं, मोटिवेशनल बातें नहीं सर। व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग, लीड जनरेट कैसे करोगे ऑनलाइन बिना 1 रुपया खर्च किए, ये सब बताऊंगा। फेसबुक, इंस्टा स्टोरी और व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से, और हाउ टू गेट 999 का। आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं 1% एडवाइजर भी ऐसे नहीं होंगे जो 999 यानी कि 999 1000 रुपए का कंसल्टेशन हर किसी क्लाइंट से चार्ज करते होंगे, ऐसा है ना। आज से इस वेबिनार को करने के बाद आप 999 का अमाउंट चार्ज करने लायक बन जाओगे। मैं बोल रहा हूं बन जाओगे तो आप बन जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और मेरा जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। केले का कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, कहां से हम रिसर्च करते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, कैसे हम पीपीटीज बनाते हैं, फिर आपके सामने कैसे हम यहां पर लेके आते चीजें। एवरी सिंगल डे बिहाइंड द सीन आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कंटेंट कैसे काम करता है और कैसे आप अपनी वीडियो बना करके 1 साल में लाखों फॉलोअर बना करके आप ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं। इस कमिंग सैटरडे को हमारा वेबिनार है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के लिए 2 घंटे का। फीस मात्र 99 रुपए की फीस है, इसको आप पे करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक रेजर पे का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यहां पर 50 आपको रेडीमेड वायरल रील के स्क्रिप्ट में आपको दूंगा, बकायदा टाइटल लगा के और डिस्क्रिप्शन लिख के, और 50 रील के स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको बायो के टेम्पलेट और एक सरप्राइज हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे। लास्ट में सरप्राइज विनर होगा जो इस क्यूआर कोड पे 99 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। या सबसे बेस्ट, रेजर पे पे जाइए, रेजर पे का लिंक मैंने आपको यहां पर दे दिया है। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट, जितने भी अकाउंट हमारे सोशल मीडिया में हैं, ये सब आपको भी बनाना सिखाएंगे। और यहां पर गूगल माय बिजनेस पे अपना इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें। बाकी इस वीडियो को लेकर के जो भी आपका कंसर्न, क्वेश्चन, फीडबैक या सजेशन है वो आप हमें जरूर अपना कमेंट फीडबैक करके जरूर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन फीडबैक रह गया तो कमेंट में उसको लिखना ना भूलें। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।